नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के द्विवार्षिकीय महाधिवेशन 2024 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों को संबोधित करते हुए अपने क्षेत्र में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ काम करने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि आज हमारा राज्य हर क्षेत्र में एक मॉडल बन रहा है और भारत के अंदर रहने वाले प्रवासी भी गौरवान्वित हो रहे हैं। एक प्रदेश प्रगति पर कर रहा है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है और भी बढ़ जाती है। सीएम धामी ने कहा कि बेरोजगारी दर में कमी आई है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, रोपवे पर काम शुरू हुआ है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का काम चल रहा है। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने कर्म क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ काम करिए, पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करिए, क्योंकि आज हमारा राज्य पूरे देश में हर क्षेत्र में एक मॉडल बन रहा है। हर क्षेत्र में हमारा उदाहरण पूरे दुनिया भारत के अंदर जा रहा है और भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर रहने वाले जो हमारे प्रवासी भाई बहन है, जो जिनका पैतृक मूल स्थान हमारे यहाँ है, उनके पूर्वजों का स्थान है, आज वो भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का राज्य, हमारा पैतृक राज्य, जहां से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वो तेजी से प्रगति कर रहा है। तो उनको वो भी योगदान दे रहे हैं। संपूर्ण भारत में कहीं ना कहीं हमारे राज्य का नाम, किसी भी क्षेत्र में आप लोग अगर भारत सरकार की बैठकों में प्रतिभाग करते होंगे तो हर एक मामले में हम किसी में पहले नंबर पर, किसी में दूसरे पर, तो किसी में तीसरे पर, 1, 2, 3, 4, 5 में से कहीं ना कहीं हमारा स्थान आ रहा है। तो इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बेरोजगारी दर भी हमारी 4.5% की इसमें कमी आई है। ऐसे अनेक काम आज हो रहे हैं। देखिए, आज रेल के क्षेत्र में इतने काम हो रहे हैं। रेल हमारी कर्णप्रयाग ऋषिकेश की रेल लाइन का काम चल रहा है। अभी आने वाले समय में टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का काम चल रहा है। पहाड़ों की तरफ रेल ले जाने का हमारा पूरा सपना साकार हो रहा है, जो हमारे पहले के लोगों ने सपने सोचे थे। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो रही है। 2 एम्स हमारे यहाँ संचालित हो रहे हैं। अनेक रोपवे, हेमकुंड जाने के लिए, चाहे केदारनाथ जाने के लिए रोपवे पर काम शुरू हो गया है। सड़कें हमारी ऑल वेदर रोडें बन गई हैं। और जिस क्षेत्र की बात करिए उस क्षेत्र में कामों का एक बड़ा भंडार है। तो इसलिए मैं आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब अभियंता साथियों से यही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। आप सबों को इस अधिवेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जूनियर इंजीनियर्स हमारे सभी विकास कार्यक्रमों, खास करके जो स्थापना से संबंधित कार्य होते हैं, उसका मुख्य रीढ़ और मुख्य फलक्रम होता है। क्योंकि साइट पे जहां भी जो कार्य निष्पादित किए जाते हैं उसकी पूरी जिम्मेवारी आप सबों के कंधों पे रहती है। आप सबों के कार्य जिस प्रकार के होंगे वैसा ही वो परियोजना, वो कार्य अपना अंतिम रूप लेगा। पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यह अभियान उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश होते हुए लद्दाख तक लगभग 1032 किलोमीटर की कठिन यात्रा करेगा और इसका उद्देश्य सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की निगरानी सुनिश्चित करना और स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहित करना है। इस अभियान में आईटीबीपी का 45 सदस्यीय दल भाग लेगा और जो कि 27 घाटियों और 27 दर्रों को पार करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान न केवल साहस और संकल्प का प्रतीक है बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सामरिक सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदय की माता और उत्तराखंड की पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय की चौथी पुण्यतिथि पर
विशाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के अलावा बीजेपी सहित विभिन्न राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी है। और इस दौरान डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी शहर व राज्य के विकास के लिए बहुत आयाम रचे हैं। मजबूत व्यक्तित्व था उनका और कांग्रेस की स्तंभ उनका जाना बहुत खरा और आज मुझे बहुत याद आती है। ऐसे समय में जब हमको हौसला देने वाले लोग चाहिए तो इंदिरा जी का अभाव बहुत खटकता है। अपने इस पूरे क्षेत्र में और इस प्रदेश में जो उन्होंने विकास कार्य करे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो उन्होंने साथ सहयोग लोगों का करा है, वो पूछने का विषय नहीं है, वो समझने का विषय है। तो इसलिए वो जो एक संस्था थी और जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रदेश के हित के लिए और उत्तर प्रदेश के जमाने से भी जो क्षेत्र के हित के लिए कार्य करे, वो किसी से नहीं छुपे हैं। और जो श्रद्धांजलि सभा है उसमें जितने लोग आए उनको धन्यवाद। इंदिरा जी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी कांग्रेस से अपनी लोकता से अपनी छाप छोड़ी और उत्तर प्रदेश में सशक्त नेता के रूप में उन्होंने की जो समस्याएं हैं उसको व्यवहार करने के लिए लगातार काम किया और उत्तराखंड में भी वित्त मंत्री के रूप में और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में उनका योगदान उल्लेखनीय है। संस्कृति परंपराओं की जानकार रही और विकास के मामले में उनका जो बिल्कुल साफ था कि समग्र विकास को उन्होंने परिभाषित भी किया है। उसी नेता भी सबको समान प्यार करती थी और वास्तव में आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जाना उत्तराखंड के लिए निश्चय दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन किसी न किसी ने सबको जाना पड़ता है। आज हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने आए हैं। जो है हम सब लोग आज उनको याद कर रहे हैं। मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और निश्चित रूप से इंदिरा हृदयेश जी ने जो अपनी राजनीतिक पारी प्रारंभ की तो मेरे स्वर्गीय पिता लालकृष्ण के साथ उन्होंने पारी को प्रारंभ करने का काम किया। उन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है उनके साथ राजनीति की और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में जो है इसके अंदर राजनीति करने का अवसर मिला। बहुत क्षण है लेकिन उनके साथ लंबे समय तक कार्य करने का अवसर मिला और उन क्षणों को याद करूं तो निश्चित रूप से बारंबार वो याद आती है। ऐसी नेता बहुत कम जो है देखने को मिलती। इंदिरा जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीति में इंदिरा जी जैसा व्यक्तित्व कम देखने को मिलता है, जो सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखते थे और होने वाले काम को हाँ और नहीं होने वाले काम को ना कहना भी उनको आता था। राजनीति में नहीं तो नेता लोग ना कहते ही नहीं है, हर चीज के लिए हाँ कहते हैं। तो वो उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण था, साफगोई और स्पष्टवादिता और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। जो कभी उनके ना रहने से आज हमें है वो तो पूर्ण हो नहीं सकती, पर अगर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ क्षतिपूर्ति कर पाएंगे। उधर विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम 15 जून यानी कि रविवार को स्थापना दिवस है और जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या और ट्रैफिक जाम को देखते हुए हल्द्वानी से शटल सेवा शुरू की है और शनिवार को 90 से अधिक बसों में हल्द्वानी रोडवेज और रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को कैंची धाम के लिए भेजा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार कैंची धाम के लिए दोपहिया वाहन और व्यक्तिगत वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। केवल शटल शिव के माध्यम से श्रद्धालु कैंची धाम जाएंगे। कैंची धाम जा रहे हैं। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं? पहली बार व्यवस्था की गई है।
व्यवस्थाएं तो बड़ी अच्छी है, बट वहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह नहीं जाती, बहुत रश है, क्योंकि सब अगर गाड़ियों पे आ जाए तो वहाँ पर 1.5 से 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए। तो बैठे हुए हैं, तो जाने के बाद देखने आए कि कैसा व्यवस्था है। अभी तो सुने हैं बाबा जी का आस्था पूरी है। कितने साल जा रहे हो? पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आए हैं, और कृपा रही बाबा की तो अगले साल भी आएंगे। हम लोगों ने लगभग 60 बसें भेज दी हैं और जो भी ट्रेन आई है उसके सापेक्ष हम लगातार बसें भेज रहे हैं। बेसिकली हमने बसों का एक पूल बनाया है, लगभग 150 बसों का पूल हमारे पास है, जो हम लोग काठगोदाम रेलवे स्टेशन और जो हमारा बस अड्डा है वहां से डिस्पैच कर रहे हैं। किराया लगभग 140 रुपया प्रति व्यक्ति किराया लिया जा रहा है। अब अगर केवल यहाँ की बात करूँ तो हम लगभग 2000 के आसपास यात्री भेज चुके हैं। कल भी सिमिलर रहेगी और बेहतर व्यवस्थाएं करेंगे। अगर बसों की आवश्यकता और लगेगी तो बसें और छोटी गाड़ियां दोनों बढ़ाई जाएंगी। मेला हमारा 15 तारीख कल है, लेकिन आज सेकंड सैटरडे था और इसको देखते हुए आज से ही हम लोगों ने यहाँ पर शटल प्रभावी की है। और इसमें हम लोग हल्द्वानी से जो हमारा रोडवेज स्टेशन है, इसके अलावा केमू से भी संचालित कर रहे हैं और लगभग वहाँ पर 16 बसें अभी तक रोडवेज की गई हैं। इसके अलावा 50 के आसपास बसें केमू की गई हैं। साथ ही नैनीताल के लिए भी वहाँ से शटल सेवाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन काठगोदाम में हम लोग केमू के माध्यम से शटल सेवा चला रहे हैं, जहाँ से अब तक लगभग हमारी 40 बसें यहाँ से जा चुकी हैं। और अभी चूंकि जितनी भी हमारी ट्रेन आनी थी वो आज आ चुकी हैं। इसके अलावा जो बाइक से लोग आ रहे हैं उनको भेजा जा रहा है। कल के लिए भी हम लोग का यही प्लान है, सुबह 5 बजे जो कि पहली ट्रेन आती है तो 4:30 बजे से ही यहाँ पर शटल सेवाएं जो हमारे दोनों जो स्थान है यहाँ से प्रभावी हो जाए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर रही है शानदार योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही उपलब्ध करा रही है पौष्टिक आहार। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण से बचाना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जरूरी पोषक तत्व मिले, इसके लिए उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है पौष्टिक और सुरक्षित आहार। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें पौष्टिक आहार प्राप्त कराया है और हमें भरपूर लाभ दिया है। पहले पोषाहार मुझे मिलता था, अब मेरे बच्चे को मिलेगा। योजना का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा बच्चा की देखभाल तथा संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दे रही है आर्थिक सुरक्षा। इस योजना के तहत गर्भधारण के समय महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपए की धनराशि तथा अस्पताल में प्रसव होने पर 2000 रुपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना भी उत्तराखंड में महिलाओं के लिए हुई है वरदान साबित। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है 1400 रुपए की आर्थिक सहायता। माताओं के साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रही है उत्तराखंड सरकार। स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में मानसून के सीजन में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले देवखड़ी और आपको बता दें कि रक्सिया नाले में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए नोटिस जारी किया है। देवखड़ी नाले में जहां 2206 लोगों ने अतिक्रमण किया है और तो वहीं रक्सिया नाले में 386 लोगों ने अतिक्रमण किया है, जिन सभी को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि उप जिलाधिकारी राहुल शाह का कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी विभागों की टीमों ने सर्वे किया है, जिसमें यह सभी अतिक्रमण पाए गए हैं, जिनका 15 दिन के भीतर हटाने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया गया है।
का देवखड़ी नाले में और कलसिया नाले में और एवं कलसिया नाले में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच समिति गठित किया गई थी, जिसके माध्यम से नालों पे जो अतिक्रमण उसको चिन्हित किया जाता है। उक्त समिति में आपके जीआईएस एक्सपर्ट भी थे, आपके जियोलॉजिस्ट भी थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, वन विभाग के अधिकारी थे, नगर निगम के अधिकारी थे और राजस्व विभाग के अधिकारी थे। सभी के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में देवखड़ी नाले में 206 अतिक्रमण अभी तक चिन्हित कर दिए गए हैं, उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है। इसके अलावा रक्सिया नाले में 386 अतिक्रमण चिन्हित किए गए, उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है। जो भी अतिक्रमण उनको अतिक्रमण करता है उनको 15 दिवस का समय दिया गया, अतिक्रमण समय हटाएं, अगर नहीं हटाते तो बिल्कुल हटाने की कार्रवाई अमल में लाएगी। उधर केंद्र सरकार द्वारा जारी पूरे राष्ट्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान गतिमान है, जिसके चलते कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशु विभाग जैसे अनेक संबंधित विभाग गांव-गांव पहुंचकर सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी मुहैया करा रहे हैं। और इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी यह अभियान जारी है। अभियान के तहत जो है जसपुर में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत की है। गणेश जोशी ने पर्यावरण दिवस मनाते हुए कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों के साथ में संयुक्त रूप से मिलकर पौधारोपण किया। देश की जितनी में कृषि का योगदान 19.6% है, मोदी सरकार को आगे ले जाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ये अभियान 29 तारीख से शुरू हुआ है। 12 तारीख तक आज जो हमारे प्रदेश को हम आगे इसमें आगे हमने बढ़ाया। आज कृषि को हम विज्ञान को जोड़ना चाहते हैं। उधर अल्मोड़ा में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की 60 टीमों ने गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान टीम ने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी और उनकी समस्याओं एवं सुझावों को भी जो है गंभीरता से सुना। संस्थान के निदेशक ने बताया कि अभियान के दौरान कुल 424 गांवों में 6,845 ग्रामीण किसानों ने से संपर्क किया गया। टीमों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की। आज डिस्ट्रिक्ट में एक कवर किया गया। 60 टीमें हमारी गई हैं और जो 424 विलेज कवर हुए हैं और जो किसान कवर हुए हैं वो 6,845 और टोटल 111 विजिट हुई हैं। इसके अलावा इसमें जो मेन चीजें थी, जो इसका मुख्य उद्देश्य था अभियान का, वो ये था कि किसानों को नई तकनीकी को पहुंचाना, किसानों से फीडबैक लेना, चाहे वो तकनीकी के बारे में हो, चाहे आपके जो सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में हो। फील्ड में थी और इसमें राज्य सरकार ने भी पूरा उनके भी कर्मचारी और जो अधिकारियों के टोटल हम लोगों ने आज तक अभी तक की जो सूचना है टोटल। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उद्योगों के अनुकूल परिवेश और रोजगार की अपार संभावनाओं से भरे उत्तराखंड में पारंपरिक एवं इनोवेटिव उद्योगों को प्रोत्साहन और नया जीवन दे रही है सरकार की एमएसएमई नीति 2023। चाहे प्रदूषण रहित मैन्युफैक्चरिंग हो, जैविक उत्पाद हो, स्थानीय शिल्प कला हो या नेचुरल हर्बल उत्पाद, इस नीति के अंतर्गत किसानों, महिलाओं, स्टार्टअप्स और पारंपरिक शिल्पकारों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार क्रमशः 50 लाख, 2.5 करोड़ और 4 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा 50% तक सब्सिडी, आसान ऋण, ब्याज में छूट, टैक्स में छूट और स्टाम्प ड्यूटी पर 100% प्रतिपूर्ति जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि प्रदेश में नए उद्योग आसानी से शुरू और स्थापित किए जा सकें। एमएसएमई नीति 2023 के तहत
मेक इन उत्तराखंड ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास भी कर रही है उत्तराखंड सरकार, जिससे राज्य के उत्पादों को देश विदेश में बड़ी मांग और बड़ा बाजार मिले। खास उत्पादों को जीआई टैग देकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए आसान ऋण, सब्सिडी और तकनीकी सहायता जैसी सुविधाओं से उत्तराखंड का एमएसएमई सेक्टर नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ये नीति उत्तराखंड को आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का एक बड़ा कदम है। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत कर रही है उत्तराखंड सरकार की एमएसएमई नीति 2023। नई एमएसएमई नीति दे रही है उद्योगों को विस्तार, उत्तराखंड में रुके पलायन, बढ़ रहे रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की चतुर्थ पुण्यतिथि के लिए है और जिसको लेकर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने राजपुरा स्थित गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की। और इस मौके पर विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उनकी माताजी का जीवन हमेशा सेवा, दया और लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहा है। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं थी, बल्कि हर वर्ग, हर समुदाय और हर जीव के लिए प्यार और अपनापन रखने वाली एक सच्ची जनेत्री थी। ओकेजन में गौ सेवा करना बहुत जरूरी है। एक तरीके से ये आपकी संस्कृति भी है और आपके खास दिन में आपका सपोज बर्थडे है या जैसे कि अभी माननीय हृदयेश जी आए हैं और उनकी माता की पुण्यतिथि में इन गौवंशों को आज पूरा भोजन रखा गया उनकी तरफ से। तो एक तरीके से इन पशुओं की दुआएं मिलती हैं, गौवंशों की दुआएं हैं। आप किसी को भी बेजुबान को अगर आप फीड कराते हैं तो ये अच्छा लगता है, ये एक सुकून वाली चीज है कि अगर आप अपने स्पेशल ओकेजन में कुछ करते हैं तो आपको भी एक अलग ही भाव आएगा, एक निस्वार्थ किसी की सेवा का भाव आएगा। मेरे पास ये निकिता जी हमारी छोटी बहन बड़ी होनहार है और जानवरों के प्रति इनका बहुत प्रेम है। और विशेषतः हमारी देखिए जो संस्कृति, हमारा जो धर्म है उसमें गाय को एक माँ का ही रूप माना गया है। तो अवश्य आज मेरी माता जी की पुण्यतिथि है तो मैंने सोचा इनके आग्रह पे कि कोई मैं सेवा छोटी सी कर सकूं। तो सूक्ष्म छोटी सेवा जो मेरे लायक थी मैंने करी है और आगे भी जो सहयोग यहाँ के लिए चाहिए होगा, जितने गौवंश हैं। देहरादून का नगर निगम हाउस टैक्स न देने वाले लोगों के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिसको लेकर नगर निगम के उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक विगत वर्ष में 60 करोड़ का हाउस टैक्स नगर निगम वसूल चुका है। वर्तमान में नगर निगम ने 100 करोड़ का लक्ष्य रखा है। वहीं उन्होंने कहा कि 100 से अधिक कमर्शियल प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण किया जा रहा है और उनके खिलाफ नगर निगम जल्द ही कार्रवाई करेगा। नगर निगम देहरादून के अंतर्गत अभी तक जो हाउस टैक्स वसूला जा रहा था वो लगभग जो विगत वर्ष का आंकड़ा है 60 करोड़ के लगभग वसूल किया गया है। वर्तमान में 100 करोड़ का लक्ष्य नगर निगम की ओर से रखा गया है और जैसा कि फील्ड सर्वे के माध्यम से जानकारी में आया है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है उसमें टैक्स नहीं दिया जा रहा है। ऐसे 100 से अधिक प्रॉपर्टियों का चिन्हीकरण करते हुए उन व्यक्तियों को नोटिस इशू किया गया है और आगे भी बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत इसमें जो वारंट जारी करना, कुर्की कार्रवाई जो विधिक प्रावधान है उसके अंदर भी कार्रवाई की जाएगी और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है उसमें 100% टैक्स वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड आस्था और आधुनिक